हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था क्लास 10th का, और इसमें हम बात कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 को, और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की। राइट, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉबिनियर के बारे में। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी। उन्हीं में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेंडलीव। इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या करा, क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मगर सबसे पहले जो आपको नाम दिख रहा है मेंडलीव, इनका सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म। इनका जो फुल फॉर्म होता है उसका नाम होता है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव इज द फुल फॉर्म ऑफ मेंडलीव। राइट, ओके। इन्होंने क्या बोला, ये कैसे दिखते हैं? ये इस तरीके से दिखते हैं, और ये एक रशियन केमिस्ट हैं। ही इज अ रशियन, ही वाज अ रशियन केमिस्ट। ओके, नाउ देखिए, जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया तो 1869 में मेंडलीव ने क्या करा, और नए तरह के एक्सपेरिमेंट को करना चालू करा और एलिमेंट को क्लासिफाई करना चालू करा। अब किस बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करना चालू करा, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। कॉल्ड एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? मेंडलीव का नाम आता है यहां पर। He also arranged elements according to their atomic mass. इन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जब मेंडलीव स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे 63 एलिमेंट क्या थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और 63 एलिमेंट में उन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया और क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। देखिए आगे, एंड स्टडीड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ? मेंडलीव टुक द फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एलिमेंट एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। क्या? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। यानी इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड को बनाया। जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एक जैसे दिखते थे उनको अलग किया, और जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डिफरेंट दिखते थे उनको क्या कर दिया, इन्होंने अलग कर दिया। यानी एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने बात तो करी, मगर किस बेस पे अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड के बेस पे इन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना चालू कर दिया। यस और नो? बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, ही अरेंज एलिमेंट हॉरिजॉन्टली। इन्होंने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया, जो क्या थे, डिसिमिलर एलिमेंट थे। और वर्टिकल एलिमेंट को जब इन्होंने अरेंज किया तो कौन से एलिमेंट को इन्होंने वर्टिकली अरेंज किया? जो एलिमेंट क्या थे, सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि वर्टिकली आप उन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो जो सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और हॉरिजॉन्टली आप उन एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। ही अरेंज एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इफ दे were dissimilar and vertically if they were similar in their chemical properties. Yes or no? बात क्लियर? बहुत अच्छा। आगे चलिए, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे इस तरीके से यहां पर जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर ये दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और लिथियम। ये दोनों सिमिलर तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और ये सभी जो हैं वो डिफरेंट तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले लेयर आई इस तरीके से, इसके बाद नेक्स्ट वाली लेयर आई यहां तक। अब कैल्शियम तक तो सब कुछ ठीक था,
मगर इसके आगे क्या हुआ, इसके बाद जब स्टडी हुई तो यहां पर इन्होंने क्या करा, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे यानी कैल्शियम के जस्ट बाद इन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ वो था टाइटेनियम। टाइटेनियम नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ जिसकी प्रॉपर्टी इस जैसी नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, टाइटेनियम को सिलिकॉन के नीचे प्लेस्ड कर दिया। आफ्टर कैल्शियम द नोन एलिमेंट वाज टाइटेनियम बट इट वाज नॉट सिमिलर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, तो इन्होंने टाइटेनियम को कहां डाल दिया, सिलिकॉन के नीचे डाल दिया। सो ही प्लेस्ड इट बिलो सिलिकॉन विच वाज सिमिलर टू इट। क्यों डाला? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम थी, हेंस ही लेफ्ट वैकेंट स्पेस। इन्होंने इस जगह पे क्या करा, वैकेंट स्पेस को प्लेस्ड कर दिया या फिर लगा दिया। अच्छा देखिए, इसके बाद टाइटेनियम आया, वेनेडियम आया, क्रोमियम आया और मैग्नीज आया। इसके बाद देखिए Fe आया और कोबाल्ट आया। इस तरीके से एलिमेंट क्या हो गए थे, इंक्रीजिंग होते चले गए आ रहे थे। अब यहां पर आप फोकस करिए, ये जो आपको एक कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में Be, Mg और Ca, ये तीनों एलिमेंट के ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखो तीनों के, Be का ऑक्साइड BeO होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO होता है और कैल्शियम का ऑक्साइड Ca होता है। क्योंकि सभी के ऑक्साइड एक जैसे थे तो इन्होंने एलिमेंट को क्या करा, एक ही ग्रुप में डाल दिया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो, सिंस फॉर्मूला ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज सेम, मेंडलीव प्लेस ऑल ऑफ देम इन द सेम ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव एलिमेंट्स को अरेंज तो कर रहे हैं, मगर इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है वो एक जैसे बने, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब देखिए आगे। On the basis of this, Mendeleev formulated a periodic law। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि सर पीरियडिक का मतलब क्या होता है, पीरियडिक का मतलब क्या होता है। देखो पीरियडिक लॉ का मतलब क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होना, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिपीट होना, इसे ही हम कहते हैं पीरियडिक लॉ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सर पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है फिनोमिनन विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। जैसे कि सनराइज होता है, सनसेट होता है, यस और नो। तो यहां पर देखिए सनराइज और सनसेट होना, यह भी क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। रोज सन क्या होता है, ऊपर आता है और उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डूब भी जाता है, यानी उजाला होता है और अंधेरा भी होता है। तो ये कभी बंद नहीं होता फिनोमिना। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, चेंजेस आने चालू होते हैं, वेरिएशन आना चालू होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर पीरियोडिक का मतलब क्या है, बता दिया था हमने। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने एलिमेंट को इस तरह की टेबल में क्या करा, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, और इसी टेबल का नाम इन्होंने क्या दिया, इसी टेबल का नाम इन्होंने पीरियोडिक टेबल रख दिया। ध्यान रखना, ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ 63 एलिमेंट तक ही क्या थी, वैलिड थी। ठीक है, डन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल जो रो थी उनको इन्होंने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल रो आपको यहां पर दिख रही है इस तरह की, इनको इन्होंने बोला बेटा पीरियड्स, और जो वर्टिकल थी उन वर्टिकल को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कॉलम्स बोला। क्या बोला, कॉलम्स बोला। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है इनको इन्होंने पीरियड बोला। सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितनी रो थी, है ना, तो यहां पर 7 रो थी, इसलिए इसको 7 पीरियड के नाम से जाना जाता है, 1 to 7। यस और नो। अच्छा, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद अगर आप यहां पर बात करें तो वर्टिकल कॉलम्स जो है, इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? कितने ग्रुप्स होते हैं सर, 8 ग्रुप थे, जिसको 1 to 8 रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स है सर, उनको भी इन्होंने क्या करा, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट का प्लेस्ड होना, इसे हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप्स कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात थी, क्या क्या व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो पहली फीचर्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको क्या बोला गया? पीरियड बोला गया। कितने पीरियड थे सर? 7 पीरियड थे। नाम कैसे दिए? नेम कहते दिए। 1 to 7 इसके नेम रिप्रेजेंट हुए। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, रेगुलर ग्रेडेशन। रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक्चुअली में मेटल होते हैं, फिर मेटलॉइड होते हैं, फिर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। यानी रेगुलरली क्या होता है? रेगुलर बेस पे प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती है। एक ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन आना, चेंजेस आना, स्मॉल चेंज क्रिएट होना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक्चुअली में आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हो, यानी कि प्रॉपर्टी में क्या आता है? स्लोली वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेगुलर ग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। और डिटेल में समझते हैं। देखिए, और डिटेल में हम कैसे समझेंगे? रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है जैसे लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सब इन सब में खास बात क्या है? इन सब में खास बात है कि बेटा ये जो लेफ्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, लिथियम और बेरिलियम, ये मेटल है। सेंटर वाला जो है वो क्या है? वो मेटलॉइड है। और अगर आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? नॉन मेटल है। तो मैंने आपको ये बोला है कि अगर मैं रेगुलर बेस पे अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं, है ना, लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आना चालू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप मेटल से किस तरफ जा रहे हो? नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। किससे? नॉन मेटल से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू कैन सी अ स्लो वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ग्रेडेशंस का मतलब हमने वेरिएशन ही तो बताया था। वेरिएशन का मतलब चेंजेस। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? चेंजेस, क्योंकि आप किस तरफ जा रहे हो? मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। और मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, इनको ग्रुप्स बोला गया। टोटल कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप्स थे। नाम कैसे दिए गए? 1 to 8 दिए गए, जिसमें 1 to 7 जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया ए और बी सब ग्रुप्स में। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, इनके बारे में अब हमें डिटेल में समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, और इसमें हम देखेंगे मेंडलीव पहला पर्सन था जिन्होंने एलिमेंट को, जितने भी 63 एलिमेंट थे, उन सभी 63 एलिमेंट को इसने पूरी एक पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया था? रिप्रेजेंट कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए, इन्होंने क्या करा? इन्होंने वैकेंट स्पेस को रखा, क्योंकि शायद इनको पता था कि जिस तरह से ये स्टडी कर रहे हैं उनमें फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो इस जगह पर क्या होगा? प्लेस होगा, और इसकी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स जैसी ही क्या होगी? रिप्रेजेंट होगी। तो केप्ट वैकेंट स्पेस फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, डिस्कवर्ड होने वाला है फ्यूचर में। क्या सर ये बाबा जी थे? नहीं थे। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे क्या करा? ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिसके बेस पे वो खाली जगह है, वहां पर जो एलिमेंट आएगा वो उसी ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। Kept vacant space for elements yet to be discovered, also predicted properties of these element, और इन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताई उस एलिमेंट की जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ है। ओके, जैसे they were named as इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इका का मतलब होता है अल्टरनेट, या फिर आप 1 भी बोल सकते हो, है ना, यानी उस एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हो चुका है उसके बाद वाला, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, अल्टरनेट एलिमेंट, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने बताना चालू कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी। 3 एलिमेंट्स थे, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, जैसे ये पीरियोडिक टेबल थी, अब इस पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा। अच्छा, हम जो आपको सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान देखो, ग्रुप नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो यह टाइटेनियम है और हाफ पार्ट जो है ब्लैंक है।
ब्लैंक है ना, ये क्या है, सब ग्रुप्स ही है। क्या है ये, सब ग्रुप्स भी है। यानी कई एलिमेंट ऐसे थे, जैसे ये लिथियम तो सिंगल एलिमेंट प्रेजेंटेड है यहां पर, बट यहां देखो यह पोटेशियम भी है और कॉपर भी है, यहां पे रुबिडियम भी है और सिल्वर भी है या ना, यहां पर स्ट्रोंशियम भी है, कैडमियम भी है। दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप्स। क्या बोला जाता है इनको, सब ग्रुप्स बोला जाता है। एक ही ब्लॉक में अगर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड है तो वो सब ग्रुप्स है, ठीक है। तो इन्होंने, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं वैकेंट स्पेस के बारे में आपको। तो यहां देखिए इन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ रखे हैं। इन वैकेंट स्पेस के ऊपर इनको पता था कि फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इस जगह क्या होगा, कवर अप होगा। देखिए अब क्या हुआ, ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला गया, यहां पर जो आया एलिमेंट उसको बोला गया एका बोरोन। क्या बोला गया, इका बोरोन यहां पर एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। इसके नीचे भी एक एलिमेंट आएगा इस जगह पे, उसको बोला जाएगा इका एल्यूमिनियम। क्या बोला जाएगा, इका एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के जस्ट नेक्स्ट वाला। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर इका बोरोन, यहां पर इका एल्यूमिनियम एलिमेंट आएगा। इस जगह क्या आएगा, इस जगह एलिमेंट आएगा इका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के नेक्स्ट वाला है इसलिए इसको इका सिलिकॉन बोला गया। इस तरीके से इन्होंने काफी सारे वैकेंट स्पेस को इन्होंने ब्लॉक रख दिया, खाली छोड़ दिया, ताकि इनको ये रियलाइज था कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट इस जगह पे क्या होगा, आएगा जिसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप जैसे एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। देखिए इसके बाद क्या आया, इका बोरोन के बाद जो नाम दिया, उसके बाद जो फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम था स्कैंडियम, जिसकी प्रॉपर्टी इसी के जैसी थी। उसके बाद जो यहां पर इका एल्यूमिनियम जिसका नाम ये बोल रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी थी, गैलियम जैसी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए इका सिलिकॉन जो बोला, इसने नाम दिया, उस जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ बाद में फ्यूचर में, जीई यानी जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ। सर आप कैसे बोल सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, अभी हम आगे आपको बताएंगे। देखो ध्यान से, लेटर दे वर फाउंड टू बी करेक्ट, और बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो वाकई जो मेंडलीव के कॉन्सेप्ट थे, जो बातें थी, वो बिल्कुल सही थी। जैसे प्रिडिक्टेड एलिमेंट और यहां पर एलिमेंट डिस्कवर्ड, इका बोरोन जो नाम दिया था मेंडलीव ने, यहां पर डिस्कवर्ड हुआ एलिमेंट है स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। इका एल्यूमिनियम, उसके ये जो मेंडलीव ने दिया था इसका नाम, डिस्कवर्ड हुआ एलिमेंट है उसका नाम दिया गया गैलियम। इका सिलिकॉन की जगह जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम दिया गया जर्मेनियम। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई बाद में, तो इन्होंने जो नोबल गैस है, उन नोबल गैस को उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अरेंज नहीं किया, बल्कि उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक अलग से ग्रुप बनाया। व्हेन नोबल गैस वर डिस्कवर्ड लेटर, दे वर प्लेस्ड इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट। तो बाकी एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब किए बिना इन्होंने उन सभी नोबल गैस को अलग जगह पे क्या कर दिया बेटा, प्लेस्ड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए ये आपकी पूरी एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली आपकी क्या है, नोबल गैस है। यस और नो, ये नोबल गैस है। तो इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल के साथ छेड़खानी नहीं करी, बल्कि इन्होंने नोबल गैस को कहां डाल दिया, अलग से एक ग्रुप में डाल दिया। समझ में आ रही है बात। ये जो आपको जो दिख रहे हैं, ये वाले आपके डोबेनियर के ट्रायड्स थे। ये जो आपको यहां दिख रहा है इस तरह, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सीजियम, टेल्यूरियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब डोबेनियर के ट्रायड्स थे। मेंडलीव के नोन एलिमेंट्स ये वाले हैं जो आपको इस तरह से ग्रे कलर में दिख रहे हैं, और ये वाले कौन से हैं, ये अननोन एलिमेंट है। इस तरीके से ये सब क्या है, अननोन एलिमेंट है, जिनको बाद में डिस्कवर्ड किया गया। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, मेंडलीव के कॉन्सेप्ट के थ्रू। डन। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। इका एल्यूमिनियम जो कि मेंडलीव ने नाम दिया था, और गैलियम जो कि डिस्कवर्ड हुआ। आइए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं कि वाकई क्या जो मेंडलीव बोल रहे थे, क्या वैसी की वैसी प्रॉपर्टी फ्यूचर में डिस्क्राइब हो रही थी। देखिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, इका एल्यूमिनियम रखते हैं, और यहां पर हम क्या रखेंगे, गैलियम। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एटॉमिक वेट देखेंगे। तो इका एल्यूमिनियम का इन्होंने बोला एटॉमिक वेट कि लगभग इसका एटॉमिक वेट जो है वो 68 के आसपास आएगा। मगर फ्यूचर में जब गैलियम
की डिस्कवरी हुई और इसके एटॉमिक वेट को कैलकुलेट किया गया, वो 69.72 आ रहा था, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर था किसके, ई का एल्यूमिनियम के। इसके बाद हमने क्या करा, उस सॉलिड की डेंसिटी के बारे में पता लगाया। तो जब हम ई का एल्यूमिनियम की डेंसिटी के बारे में पता लगा रहे थे मेंडलीव जी, तो इन्होंने बोला कि 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होगी। मगर जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो इसकी जो डेंसिटी पता लगी वो कितनी थी, इसकी जो डेंसिटी थी वो 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, जो कि अगेन वापस इसके आसपास ही थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट डिस्कवर हुआ वो लो था। लो का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर। लो का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर। और जब गैलियम के बारे में हमने स्टडी करी तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 29.78 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अगेन वापस बहुत कम था। इसके बाद हमने बात करी वैलेंसी की, तो ई का एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 आ रही थी, गैलियम की वैलेंसी भी 3 आ रही थी। इसके बाद हमने डिस्कवरी के मेथड को स्टडी करा कि किस तरह का डिस्कवरी का मेथड है। तो यहां पर जो ए का एल्यूमिनियम है वो शायद ऐसा बता रहा था कि शायद ये स्पेक्ट्रम के थ्रू ये डिस्कवर्ड होगा। तो यहां पर जब गैलियम को डिस्कवर्ड किया वो भी किस मेथड से किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के थ्रू इन्होंने क्या करा, इसको डिस्कवर्ड किया। यस और नो। इसके बाद अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ई का एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो EA2O3 टाइप का बना, जबकि अगर हम गैलियम की बात कर रहे हैं तो इसका ऑक्साइड GA2O3। आप फोकस करो, EA2O3 GA2O3, यानी कि इनका ऑक्साइड भी लगभग क्या था, एक ही जैसा था। यानी इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप बता सकते हो कि जो मेंडलीव ने बोला कि ई का एल्यूमिनियम जो हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम बोल रहे हैं, यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ई का एल्यूमिनियम जैसी ही होगी। बिल्कुल सही बात है, गैलियम जो डिस्कवर्ड हुआ उसकी प्रॉपर्टी ई का एल्यूमिनियम जैसी ही थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस टेबल कंफर्म दैट प्रिडिक्टेड एलिमेंट एंड डिस्कवर्ड एलिमेंट आर सिमिलर। और इन सब प्रॉपर्टी से क्या ये पता लगा कि दोनों एलिमेंट क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट्स मेंडलीव की थी, तभी तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आएगा। यस और नो, मोजले का। तो यहां पर कुछ डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट्स में पहली डीमेरिट थी कि ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी। अब इस पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स थी। पहली डीमेरिट्स क्या थी? पहली डीमेरिट्स थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन अनप्रिडिक्टेड थी, यानी कि हाइड्रोजन को आपने प्लेस्ड कर रहा था ग्रुप नंबर 1 में, इस जगह उन्होंने प्लेस्ड कर रखा, मगर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन जैसी भी आ रही थी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मेंडलीव को लगा कि हाइड्रोजन को मुझे फर्स्ट ग्रुप में डालना चाहिए या फिर हैलोजन के साथ डालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इसका सॉल्यूशन मेंडलीव नहीं कर पाए। हाइड्रोजन रीअसेंबल अल्काली मेटल एज वेल एज हैलोजन, यानी हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अल्काली मेटल भी थी के जैसी भी थी और हैलोजेंस के जैसी भी थी। देयरफॉर नो फिक्स्ड पोजीशन गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इसलिए आज भी हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल से ऊपर की साइड रखते हैं, अलग रखते हैं। आज भी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और क्या प्रॉब्लम आया, और देखिए, अल्काली मेटल क्या होते हैं, ग्रुप ए, फर्स्ट ए मतलब ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना बेटा। अच्छा, आगे देखिए, दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन कौन सी जगह पे होते हैं, ग्रुप नंबर 7 पे होते हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आप देखो, ऑक्सीजन के बारे में यहां बता रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम ऑक्सीजन के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं। देखो, ये हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास एंड देयरफॉर शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट है मगर उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। अगर आपका ये जो मेंडलीव कॉन्सेप्ट है ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, अब अगर आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट, तो उनको अलग अलग पोजीशन पे आपको क्या करना चाहिए, प्लेस्ड करना चाहिए, मगर ऐसा मेंडलीव ने नहीं करा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स का मतलब होता है एलिमेंट तो सेम है मगर उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, एंड देयरफॉर शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन, तो उनको डिफरेंट पोजीशन पे रखना चाहिए। बट दे आर केमिकली सिमिलर एंड हेंस दे शुड बी
गिवन सेम पोजीशन, मगर उनको सेम पोजीशन पे रखा गया. अमंग अदर आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली 16O वाज प्लेस्ड. अब इनमें 16, 17, 18 होते हैं, मगर इनमें प्लेस्ड किसको किया? सिर्फ 16 को इन्होंने प्लेस्ड किया, बाकी एलिमेंट को इन्होंने प्लेस्ड नहीं किया. देखो 16 होता है, 16O और 18O होता है, 17O भी होता है, मगर इन्होंने 18O को प्लेस नहीं किया, 16O को प्लेस किया. क्यों? क्योंकि 18O क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव होता है. यस और नो? चलो बहुत अच्छी बात है. अब आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की. ध्यान से देखो, एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड टुगेदर, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट जो है उनको एक साथ इन्होंने रख दिया. ध्यान से देखिए, ब्रोमीन आपका हेलोजन है, मैग्नीज क्या है? आपका एक मेटल है, और दोनों को आपने क्या करा? एक ही जगह पर प्लेस कर दिया. मैग्नीज एक मेटल है, जबकि जो आप अगर ब्रोमीन की बात करते हो, ब्रोमीन क्या है बेटा? एक नॉन मेटल है. तो दोनों को आप सेम जगह के पे कैसे रख सकते हो? दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा. क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छा. आगे देखिए, आगे देखिए क्या है. देखिए इसके बाद देखिए, यहां पर बात करते हैं कोबाल्ट की. फोकस करो कोबाल्ट में. Fe का एटॉमिक मास है 55.9, बिल्कुल सही बात है. इसके बाद कोबाल्ट का देखो 58.9. आपने पीरियोडिक टेबल को किस बेस पर अरेंज किया? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना. यहां पर देखिए 58.9 है, यहां 58 पॉइंट क्या है? 7. इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो निकिल है इसको तो कोबाल्ट की जगह आना चाहिए और कोबाल्ट को निकिल की जगह आना चाहिए, मगर इन्होंने क्या करा? इन्होंने पोजीशन गलत प्लेस्ड कर दी. यानी जिसका कम एटॉमिक मास था उसको तो इन्होंने बाद में प्लेस कर दिया, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उनको इन्होंने क्या कर दिया? पहले ही प्लेस्ड कर दिया. एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मास. और ये भी क्या थी? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है, डन. अच्छा, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और यानी कि हम मोजले की तरफ अब आ रहे हैं, और उसका कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेआउट देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे? इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे. देखिए सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं. तो दी किसने थी? हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. ऐसे दिखते हैं, ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे. ही स्टडी द डिमेरिट्स ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इन्होंने सबसे पहले हेनरी मोजले ने क्या करा? इन्होंने देखा कि प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे ये कहां कहां फेल हो रहे थे, कौन कौन सी ऐसी चीज थी जहां पर वो फेल हो रहे थे. तो इन्होंने क्या करा? क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी दैट एटॉमिक नंबर यानी Z इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड नॉट इट्स एटॉमिक मास. और इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अभी तक साइंटिस्ट जो थे एटॉमिक मास के ऊपर बात कर रहे थे, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी अभी तक के साइंटिस्ट एटॉमिक मास को कह रहे थे, मगर एक्चुअली में बेसिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है ही नहीं, बल्कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर. क्या है बेसिक प्रॉपर्टी? बेसिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर. मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप बोल दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको कहोगे आप एटॉमिक नंबर. बहुत अच्छी बात है. मोजले फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन नॉट प्रोटॉन. मोजले ने बोला कि कभी भी प्रोटॉन कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, बल्कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. बहुत अच्छी बात. आगे देखिए क्या हुआ. इन्होंने बोला डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर चेंज द होल परसेप्टिव्स अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी. अभी तक के साइंटिस्ट एटॉमिक मास के बेस पे बात कर रहे थे, अब यहां पर भाई साहब मोजले जी जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बात कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप बोल लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अभी तक जितने भी साइंटिस्टों ने काम किया वो सब कहां गया? बर्बाद हो गया. तो अब यहां पर मोजले जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें एटॉमिक नंबर के बेस पे काम करना है. अच्छा, इन्होंने क्या करा? अकॉर्डिंगली मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड इनटू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और जो मेंडलीव बोल रहे थे कि इनका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, उसको मॉडिफाइड करके इन्होंने क्या नया नाम दिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन्होंने नाम दे दिया. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. ठीक है, ये क्या था? The chemical and physical properties of element are a periodic function of their atomic mass. बोलो yes or no. मगर अगर आप बात करते हो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ की,
अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हो तो यहां पर जो कि पहले एटॉमिक मास था, अब उसकी जगह क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। डेफिनेशन एज इट इज है, मगर एटॉमिक मास की जगह क्या आया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ गया। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है? यानी मोजले जी ने प्रायोरिटी किसको दी, एटॉमिक नंबर को दी। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द प्रॉपर्टीज द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस बेस पे जो एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई, उस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा। देखिए थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं कैसी दिखती है। ये देखिए, इस तरह की आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिखती है, इतनी बड़ी है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको आप कहते हो पीरियड्स। क्या कहते हो इनको आप? पीरियड्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वर्टिकल जो लाइंस हैं, ये वाली इस तरीके से, इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है? इन सभी वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहा जाता है। तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो भैया अभी तक समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इस तरीके से, उसको पीरियड कहा जाएगा, और इस तरह की जो वर्टिकल लाइंस है उनको क्या कहा जाएगा? ग्रुप्स कहा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, दिस इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने एक पूरा अलग एक ग्रुप बनाया। इन ऑर्डर टू प्लेस ऑल द नोन एलिमेंट्स मोजले एडेड मेनी मोर ग्रुप्स, हेंस इट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने काफी सारे ग्रुप्स को, इन्होंने इस ग्रुप को क्या करा? ऐड किया। इसको जनरली हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो इस ग्रुप को इन्होंने क्या करा? ऐड कर दिया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल छोटा था, अब ये पीरियोडिक टेबल क्या हो चुका है? वास्ट हो चुका है। इसलिए इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से हम इसको जानते हैं। एक बार देखिए नीचे, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, और 2 एडिशनल सीरीज जो है वो कहां पर है? बॉटम में है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम से हम जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छा। देखिए, तो आपको अभी ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप सो दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।